जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 हो गई है। हालांकि रेलवे ने आधिकारिक रूप से मृतकों की संख्या 261 बताई है। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार की शाम 7 बजे हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। वे घायलों को देखने भी गए। मोदी ने घटनास्थल पर चल रहे राहत कार्यों को खुद देखा और राहत में लगी टीमों का हौसला बढ़ाया। इसके पहले दुर्घटना के बाद आज सवेरे प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और इस बैठक में उन्हें वीडियो और ग्राफिक्स के जरिए बताया गया कि वहां दुर्घटना कैसे हुई और उस पर क्या क्या हो रहा है। केंद्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हालांकि यह राशि बढ़ाई जा सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों के इलाज के लिए 2 लाख रुपए और जिन्हें चोट लगी है उन्हें 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। दुर्घटना के बारे में जो बताया गया है उसके अनुसार शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हुई। इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलट गए। दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस इन बोगियों से टकरा गई, डिब्बों से टकरा गई। इसके बाद दोनों ट्रेनों की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। ये बोगियां दूसरी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा भिड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गईं। इतना भीषण यह हादसा था। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट यानी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इस रिपोर्ट की माने तो दुर्घटना का कारण सिग्नल की गड़बड़ी है। नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार एनबीटी ऑनलाइन ने इस रिपोर्ट को देखा है। इस रिपोर्ट को रेलवे के कुछ सुपरवाइजर्स ने दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद तैयार किया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना की जो सबसे मुख्य वजह है, प्रमुख वजह है, वह सिग्नल की गड़बड़ी है। यानी सिग्नल की गड़बड़ी के कारण यह दुर्घटना घटी है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और इस रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है कि 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को बहनागा बाजार में थ्रू लाइन का ग्रीन सिग्नल मिला। वह ट्रेन को 138 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था उस समय। लेकिन कांटा कुछ ऐसा बना हुआ था कि ट्रेन यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन जो घूम कर जाती है और उस पर अगर ट्रेन ज्यादा रफ्तार में हो तो वो ट्रेन उछल जाती है और यही बताया जा रहा है कि लूप लाइन पर जाने के कारण 138 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस उछल गई, पटरी से उतर गई और जाकर मालगाड़ी पर चढ़ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे पलट गए बुरी तरह से और कुछ डिब्बे अप मेन लाइन पर चढ़ गए। कुछ डिब्बे मालगाड़ी पर भी चढ़ गए और कुछ और डिब्बे डाउन मेन लाइन की तरफ चले गए। वहां कोहराम मच गया। इसी बीच डाउन मेन लाइन पर बेंगलुरु से हावड़ा जा रही 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से इसकी टक्कर हो गई और इसमें हावड़ा सुपरफास्ट के भी कुछ डिब्बे बेपटरी होकर पलट गए और वहां पूरी तरह से कोहराम मच गया। लाशों के अंबार लग गए। घायलों की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज गया। तो इस हादसे को लेकर अभी तक दो तरह की बातें कही जा रही हैं। पहली यह कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले डिरेल हुई और उसके बाद बाकी की दोनों ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई। जैसा कि बताया गया कि ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई और बहुत तेज स्पीड होने के कारण वह उछलकर डिरेल होकर
मालगाड़ी से टकरा गई और उसके बाद यशवंतपुर से उसकी टक्कर हुई। दूसरी थ्योरी यह दी जा रही है कहीं कहीं पर कि गलत सिग्नल के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी एक ही लूप लाइन पर आ गए और दोनों की पहले टक्कर हुई, फिर डाउन मेन लाइन पर आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट भी इनसे टकरा गई। तो ये दो बातें कही जा रही हैं, लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन इस दुर्घटना ने, इस भयावह भीषण हादसे ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो किए जा रहे हैं वे रेलवे के कवच सिस्टम को लेकर किए जा रहे हैं। इसके अलावा चर्चित पत्रकार जो यूट्यूब पर काफी चर्चित रहते हैं, अजीत भारती, वह इसे रेलवे के आधुनिकीकरण के प्रयासों का विरोध करने वाले ठेकेदारों और कुछ वरिष्ठ रेल अधिकारियों के कथित गठजोड़, कथित नेक्सस कॉकस की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इन सब पर वीडियो में मैं आगे विस्तार से बात करूंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस भयावह दुर्घटना को लेकर अब तक जो अपडेट है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अपडेट यह है कि हादसे में सुरक्षित बचे 1000 रेल यात्रियों को विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस से हावड़ा की तरफ रवाना कर दिया गया। बालासोर से आने वाली एक स्पेशल ट्रेन से घटनास्थल पर फंसे 200 पैसेंजर्स को खाना और राहत सामग्री देकर भेजा गया। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 3 टीमें और 20 से ज्यादा फायर सर्विस एंड रेस्क्यू टीमों को वहां राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया। 1200 बचाव कर्मी वहां मौजूद थे। भुवनेश्वर में अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर 115 की संख्या में एम्बुलेंस, 50 बसें और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भेजी गई हैं। एनडीआरएफ, राज्य सरकार की टीमें और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए भेजे गए दुर्घटना के बाद, और भुवनेश्वर और कोलकाता से रेस्क्यू टीमें भेजी गई। राहत और बचाव यानी रेस्क्यू के लिए सेना की पूर्वी कमान से चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीमों को एम्बुलेंस और मेडिकल एड के साथ तैनात किया गया है दुर्घटना स्थल पर। 2000 से ज्यादा लोग रात भर, दुर्घटना का एक मानवीय पक्ष है कि दुर्घटना होने के तुरंत बाद जब घायलों को अस्पतालों की ओर ले जाया गया तो स्थानीय लोग 2000 से ज्यादा की तादाद में पहुंचे। रात भर वे बालासोर मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े रहे कतार लगाकर, ताकि वे घायलों को मदद दे सकें, खून दे सकें। अपना खून डोनेट करने के लिए लंबी लंबी कतारें रात भर लगी रहीं। तो दुर्घटना का एक मानवीय पहलू ये भी है कि लोग रात रात भर, हजारों लोग वहां खड़े रहे ताकि वे कोई मदद दे सके या कम से कम खून दे सकें घायलों को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भुवनेश्वर एम्स में घायलों के लिए पर्याप्त बिस्तर और आईसीयू समेत जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। अब तक 48 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 39 का रूट डाइवर्ट किया गया है और 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। यह जानकारी रेलवे बोर्ड के निदेशक अमिताभ शर्मा ने दी है। दुर्घटना के बाद शनिवार यानी आज होने वाला गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री के पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह बालासोर पहुंचे और उन्होंने हादसे की जांच के आदेश दिए। इधर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने बालासोर के अस्पताल का दौरा किया और उड़ीसा सरकार ने आज एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है पूरे राज्य में इस भीषण दुर्घटना के शोक में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बालासोर पहुंच गई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात की है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, शिवशंकर और ए महेश उड़ीसा पहुंच गए हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो ट्रेन हादसे का एरियल व्यू है। दोनों यात्री ट्रेनों के बहानगा स्टेशन पहुंचने में 3 घंटे का फर्क था, पर दोनों ट्रेनें एक साथ आ गईं। ट्रेन नंबर 12684 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 जून को ट्रेन नंबर 12864
बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 जून को सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से चली थी। इसे 2 जून की शाम करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचना था। यह अपने समय से 3 घंटे 30 मिनट की देरी से 6:30 पर भद्रक पहुंची। अगला स्टेशन बालासोर था, जहां ट्रेन 4 घंटे की देरी से 7:52 पर पहुंचने वाली थी। वहीं ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून को ही दोपहर 3:20 पर हावड़ा से रवाना हुई थी। यह 3 जून को शाम 4:50 पर चेन्नई सेंट्रल पहुंचती। यह अपने सही समय पर 6:37 पर बालासोर पहुंची। अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को 7:40 पर पहुंचना था, लेकिन 7 बजे के करीब दोनों ट्रेनें बहानगा बाजार स्टेशन के पास आमने सामने से गुजरी और तभी यह हादसा हुआ। बालासोर हादसे ने रेल मंत्रालय के सेफ्टी यानी सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। रेल दुर्घटना रोधी कवच सिस्टम पर सबसे ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता वी श्रीनिवास ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक पुराना वीडियो शेयर करके कहा कि काश वाकई ऐसा कवच वास्तव में होता। इस पर रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार निदेशक शिवाजी एम सुतार ने ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ओडिशा के बालासोर में हुए दुखद रेल दुर्घटना को कवच यानी ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस प्रणाली की असफलता से जोड़ रहे हैं। दुर्घटना को इसके साथ जोड़ना उचित नहीं है। ऐसे समय में अफवाहें न फैलाएं एवं आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। तो ये तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कारण क्या क्या हो सकते हैं? रेलवे विशेषज्ञों से ही जानते हैं कि इस हादसे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पहला कारण तापमान यानी टेम्परेचर हो सकता है। रेल एक्सपर्ट्स ने जो 5 कारण बताए हैं, उनमें से सबसे पहला कारण टेम्परेचर है यानी तापमान। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में गर्मी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री के पार चला जाता है, तो इस दौरान रेल पटरियों पर काफी अधिक जोखिम रहता है। दिन के समय गर्मी के कारण स्टील की इस्पात की पटरियां जो है वो फैल जाती हैं और रात में ठंड के कारण लाइनें सिकुड़ जाती हैं। इस विस्तार और संकुचन यानी एक्सपेंशन और श्रिंकनेस के कारण रेल की पटरियों में दरारें आ जाती हैं। यह एक पहला संभावित कारण हो सकता है। दूसरा कारण बताते हैं वे लोग कि कवच सिस्टम का फेलियर हो सकता है, क्योंकि कवच भारतीय रेल ट्रैक में उपयोग किया जाने वाला एक डिवाइस है जो ट्रेन को एक निश्चित दूरी पर रुकने में मदद करता है। जब दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक पर आती है, आमने सामने से या पीछे से, और अगर कोई ट्रेन सेम ट्रैक पर आती है, तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लागू हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है, हादसा टल जाता है। लेकिन अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि जिस रूट पर हादसा हुआ उस रूट पर कवच सिस्टम था भी या नहीं। और कवच हमेशा आमने सामने या पीछे से किसी ट्रेन को टक्कर मारने की स्थिति में काम करता है। अगर कोई ट्रेन डिरेल हो गई हो और उसके डिब्बे ट्रैक पर पड़े हों, तो वैसी हालत में कवच काम नहीं करेगा, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। तो बालासोर में पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल होने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में कवच होता भी तो क्या कर लेता, यह भी एक विचार करने वाला विचारणीय प्रश्न है। एक्सपर्ट्स की माने तो तीसरा कारण हो सकता है सिग्नलिंग फेलियर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेशनल रेल ट्रैक में सिग्नलिंग अपने आप होती है, फिर भी सिग्नल ऑपरेशन में फेलियर या सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण सिग्नल फेल हो सकते हैं। सिग्नल फेल हो सकते हैं जिससे दोनों ट्रेनें एक ही लाइन पर आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही लोकोमोटिव पायलट दूसरी ट्रेन को देखता है, वह इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और हाई स्पीड में ट्रेन होने के कारण दुर्घटना हो जाती है। चौथा कारण फिश प्लेट की खराबी हो सकती है। रेल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिश प्लेट एक प्लेट है जो 2 पटरियों को जोड़ती है। अगर फिश प्लेट खुली रहती है या फिश प्लेट का पेंच खुला रहता है, तो पटरी ढीली हो जाती है और ट्रेन के डिरेल होने का कारण बन जाती है। भारत में फिश प्लेटों की चोरी एक बड़ी समस्या है। लोग लोहे के चलते भी फिश प्लेटों को खोल ले जाते हैं बेचने के लिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि 5वां और आखिरी कारण टेरर एंगल भी हो सकता है, यानी आतंक का कोण। विशेषज्ञों के अनुसार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल
झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश अभी भी माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं। अगर कोई ट्रैक की फिश प्लेट खोल देता है तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और टक्कर का कारण बनेगी, जिससे जनहानि और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होगा। माओवादियों ने पहले भी कई बार ऐसी ट्रेन पटरियों को उखाड़ने की वारदातों को अंजाम दिया है। और एक्सपर्ट गणेश्वरी ट्रेन दुर्घटना का उदाहरण देते हैं। इस हादसे में करीब 100 लोगों की मौत हुई थी और इसका कारण माओवादी हमला था। तो एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे आतंकवादी संगठन, नक्सलियों ने नहीं दिया हो तो किसी दूसरे आतंकी संगठन ने ऐसे वारदात की हो, या किसी के पीछे कोई देश विरोधी ताकतों का हाथ हो सकता है। तो ये तो थे 5 कारण। इधर अपने YouTube वीडियोस के चलते चर्चा में रहने वाले पत्रकार अजीत भारती भी इस दुर्घटना के पीछे किसी साजिश यानी सैबोटाज की आशंका को देखते हैं। अपने ट्वीट और वीडियोस में अजीत ने कहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की रेलवे दुर्घटना में 230 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जब उन्होंने बनाया था वीडियो तो लिखा था, ऐसे में मुझे सुरेश प्रभु का समय स्मरण हो उठता है, जिनके 3 वर्षों के कार्यकाल में 207 बार रेलगाड़ी पटरी से उतरी और 249 लोग मरे। अजीत आगे लिखते हैं कि सुरेश प्रभु रेलवे का आधुनिकीकरण करना चाहते थे, जो रेलवे ठेकेदारों को पसंद नहीं था। उन्हें हटाया गया और हटते ही सारी दुर्घटनाएं शून्य हो गईं। पीयूष गोयल कुछ समय रहे और फिर नए मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जो पुनः आधुनिकीकरण पर बल दे रहे हैं। ये लॉबी और ब्यूरोक्रेट्स का गिरोह इतना विस्तृत और प्रभावी है कि ये चाह ले तो हर दिन दुर्घटना होगी। मुझे वंदे भारत, विद्युतीकरण, ओपन टेंडर आदि की प्रक्रिया के कारण इनकी कमाई पर संकट दिखता है। अतः इस दृष्टिकोण को भी नहीं नकारना चाहिए। यह उन्हीं लोगों का काम है। ये अजीत भारती का ट्वीट है। तो अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस बालासोर के रेल हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है, खास करके वैसे नेता जो गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या प्रमुख नेता हैं। अब नेता वहां पहुंचकर क्या करेंगे, ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि एनडीआरएफ, सेना, रेलवे और प्रशासन के अधिकारी लोगों की सहायता में जुटे हैं, इलाज में जुटे हैं। उड़ीसा सरकार और केंद्र सरकार हर जरूरी मदद दे रही है वहां जिनको मदद चाहिए, घायलों को या मृतकों के परिजनों को। तो ऐसे में देश भर से बालासोर पहुंच रहे नेता घायलों और मृतकों की परिवार की क्या सहायता करेंगे, यह भी एक सोचने वाली बात है। वीआईपी स्टेटस वाले नेता, जिनको अलग अलग श्रेणियों की सुरक्षा मिली हुई है, ये नेता खुद वहां जाकर प्रशासन और सरकार पर क्या बोझ नहीं बनेंगे? और जाकर करेंगे क्या? लाशों की राजनीति करेंगे, मोदी को जिम्मेदार बताएंगे, इस्तीफा मांगेंगे। हर हादसे के पीछे सरकार की जिम्मेदारी होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह नैतिक जिम्मेदारी है। मोदी ने या फिर रेल मंत्री वैष्णव ने तो वहां जाकर दुर्घटना करवाई नहीं होगी, रेलों को टकराया नहीं होगा, लेकिन राजनीति है, राजनीति करनी है और लाशों पर सबसे अच्छी राजनीति होती है। इसलिए अब राजनीति शुरू हो गई है, ये लंबी चलेगी। आने वाले दिनों में अगर ये साजिश है कुछ, तो आने वाले दिनों में भी कुछ दुर्घटनाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन बालासोर का यह भीषण ट्रेन हादसा हमारे समय का सबसे भयावह हादसा है, इससे इनकार नहीं हो सकता है। यह सिग्नल के फेलियर के कारण हुआ, या सिस्टम की विफलता इसका कारण थी, या यह किसी आतंकी साजिश का परिणाम था, यह पता भी चल जाए तो फर्क क्या पड़ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय लगभग सूचना है कि 400 लोग काल के गाल में समा गए हैं और आंकड़ा अभी और बढ़ेगा जैसा लग रहा है घायलों को देखकर। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से कई लोग अब कभी दोबारा सामान्य जिंदगी नहीं बिता सकेंगे, क्योंकि उनके या तो हाथ पैर कट गए हैं, या शरीर का कोई हिस्सा खराब हो गया है, या फिर सदमा उन्हें ऐसा लगे कि वो जीवन भर इसको भूल न पाए। तो जरूरत इस समय है कि घटना क्यों हुई, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। रेलवे को ऐसी तकनीक लाने की जरूरत है जिससे फिश प्लेट खुले तो जानकारी मिल जाए, ट्रैक पर चीजें पड़ी हो तो जानकारी मिल जाए। और ये तकनीकें दुनिया के कई देशों में उपलब्ध हैं, हम भी इसको यहाँ अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है, रेल पटरियों की सुरक्षा है, सुरक्षित यात्रा रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस प्राथमिकता को टेक्नोलॉजी की मदद से, मॉडर्नाइजेशन की मदद से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा किया जाना चाहिए, ताकि जो जिंदगियां, अबोध जिंदगियां, मासूम जिंदगियां इन दुर्घटनाओं की बलि चढ़ जाती हैं, वो कम से कम
न चढ़े, हादसा हो भी तो वो न्यूनतम उसमें जो है जनधन की हानि हो, इस पर रेलवे को विचार करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।